तो आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? आप सबने देखा होगा घर पे शीशा देखा सबने? शीशा, शीशा में क्या होता है, जब कभी तोड़ के देखना तो उसके एक पृष्ठ पर कोई कलई होगी। क्या होगी? कलई होगी। और दूसरा पृष्ठ कैसा होगा? एकदम प्लेन चिकना ऐसा होगा। ठीक, कैसा होगा? प्लेन चिकना ऐसा होगा। ठीक, जिससे क्या होता है, हमें शीशे पर अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो दर्पण क्या होता है? वह पृष्ठ जिसके एक पृष्ठ पर, मतलब एक तरफ, जैसे कि एक कोई हम ले लें दर्पण, ये हमने एक दर्पण ले लिया, एक प्लेट ले ली, कांच की प्लेट। क्या ले ली हमने? कांच की प्लेट। कांच की प्लेट है जिसकी एक पृष्ठ पर हमने क्या कर दिया? लाल ऑक्साइड से पेंट कर दिया। क्या कर दिया? लाल ऑक्साइड से पेंट। लाल ऑक्साइड का पेंट या कलई कर दी। क्या कर दी? कलई। अब दूसरा पृष्ठ ऐसे ही रखा, मतलब उस पे कुछ नहीं किया, प्लेन रखा है, जिसके कारण क्या होगा? इसे पृष्ठ को क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ। हमने परावर्तन और अपवर्तन बताया था पहले ही। क्या होता है परावर्तन? क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने अथवा किसी चिकने माध्यम से, किसी चिकने अथवा समतल पृष्ठ से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है, जब हमारा दर्पण बनता है तो उसका एक पृष्ठ कैसा होता है? कलई होता है, और दूसरा पृष्ठ कैसा होता है? परावर्तक होता है। जब कोई प्रकाश किरण आती है तो इस परावर्तक तल से टकराती है और वापस लौट जाती है। ठीक, जिससे हमारा एक बिंदु पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक, जिससे हमें एक इमेज बनती है। क्या बनती है? इमेज, प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो एक दर्पण क्या होता है? वह पृष्ठ, कांच के वह पृष्ठ, चाहे गोलीय हो या समतल हो, वह पृष्ठ जिसके एक पृष्ठ पर क्या हो? लाल ऑक्साइड से कलई हो, और दूसरा पृष्ठ कैसा हो? परावर्तक हो। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? ये कांच की प्लेट होती है। कैसी होती है? कांच की प्लेट। कांच की कोई सीधी प्लेट होती है, सीधी। देखो ये सीधी है, समतल है, समान। माना कि इधर थोड़ा है, बस इधर। अब देखो एक समान है, समतल प्लेट है, जिसके एक पृष्ठ पर क्या कर दें? लाल ऑक्साइड या पारे की कलई कर दें। ठीक, और दूसरा पृष्ठ कैसा रखे? परावर्तक। ठीक, तो क्या प्राप्त होता है? हमें समतल दर्पण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अब गोलीय दर्पण क्या होता है? जो कांच का खोखला गोला होता है। क्या होता है? कांच का खोखला गोला होता है। माना कि हमने बना लेते हैं खोखला गोला कांच का। ठीक, जैसे हमने ये खोखला गोला बना लिया कांच का है। ठीक, कांच का एक खोखला गोला होता है जिसके किसी एक पृष्ठ पर, अब हम इधर बना रहे हैं बाहरी पृष्ठ पर, इधर बना लेंगे अंदर वाला पृष्ठ। किसी एक गोले में दो ही पृष्ठ होते हैं, या तो बाहर का होता है या अंदर का होता है। अब किसी एक पृष्ठ पर, जैसे हमने इधर वाले का अंदर की ओर, किसी एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड से पेंट कर दिया। क्या कर दिया? लाल ऑक्साइड से पेंट या पारे की कलई चढ़ा दी। इधर हमने अंदर की ओर चढ़ाई, इधर कहां की ओर चढ़ा दी? बाहर की ओर। ठीक, लाल ऑक्साइड से पेंट कर दिया है, पारे की कलई कर दी, जिससे हमें प्राप्त हुआ क्या? दो दर्पण प्राप्त हुए। इनके एक पृष्ठ पर कलई है दोनों की, और एक पृष्ठ कैसा है? परावर्तक। ये वाला पृष्ठ कैसा है? परावर्तक है। तो यहाँ परावर्तन क्रिया होगी, इधर तो कुछ होगा नहीं। ये कलई वाला पृष्ठ है जिससे एक दर्पण प्राप्त हुआ। ठीक, अब दो दर्पण प्राप्त हुए, एक ये वाला, एक ये। एक के अंदर हमने पृष्ठ कलई किया, एक के बाहर की। ठीक, तो दो दर्पण प्राप्त हुए। अब गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होती है? वह दर्पण जिनके किसी एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड या पारे की कलई होती है तथा दूसरा पृष्ठ कैसा होता है? परावर्तक होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दो हमें प्राप्त हुए तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। जिसके बाहरी पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट करते हैं, उसे उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ठीक, इतना समझ में आया? जिस पृष्ठ के उभरे हुए भाग पर या बाहरी भाग पर, उभरे हुआ, देखो ये जब बनाते हैं अवतल दर्पण तो एक भाग उभरा हुआ होता है। ये उभरा हुआ है कि नहीं है? हाँ, तो इस पर अगर हम कलई कर दें तो क्या प्राप्त होता है?
अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है? वे दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पर लाल ऑक्साइड या पानी की कलई होती है तथा धसा हुआ भाग परावर्तक होता है, परावर्तक तल होता है, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक हो गया अवतल और दूसरा क्या हो गया? उत्तल। ठीक। जिस प्रकार से अवतल दर्पण के बाहरी पृष्ठ पर थी कलई और लाल ऑक्साइड की कलई थी, इसी प्रकार से उत्तल दर्पण के किधर पे हो रहा है? धसे हुए तल पे। देखिए है धसे हुए तल पर है, लाल ऑक्साइड और कलई है। तो अवतल दर्पण की परिभाषा किस प्रकार से बताएंगे कि जिस दर्पण के धसे हुए भाग पर लाल ऑक्साइड या पारे की कलई होती है उस दर्पण को तथा उभरा हुआ भाग कैसा है? इसमें है परावर्तक। तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है, परावर्तक तल होता है, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। दर्पण पता चल गया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। उत्तल और अवतल। दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। अवतल दर्पण क्या होता है? जिसके उभरे हुए भाग पर लाल ऑक्साइड से कलई होती है और धसा हुआ भाग कैसा होता है? परावर्तक होता है, ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण की क्या होती है? जिसके ढके हुए भाग पर लाल ऑक्साइड की कलई या पेंट होता है, उभरा हुआ भाग कैसा होता है? परावर्तक तल होता है, ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अभी पिछली बार हमने पढ़ा था कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक। अवतल दर्पण क्या होते हैं? जिनके उभरे हुए भाग पर लाल ऑक्साइड या कलई की जाती है और धसा हुआ भाग कैसा होता है? परावर्तक होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक। और उत्तल दर्पण क्या होता है? जिसके धसे हुए भाग पर लाल ऑक्साइड अथवा कलई होती है और उभरा हुआ भाग कैसा होता है? परावर्तक होता है, ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक। उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम बात करेंगे दर्पणों से संबंधित परिभाषा है, अर्थात दर्पण में कितनी चीजें पाई जाती है या कितनी वस्तुएं पाई जाती है दर्पण में। अब देखो एक दर्पण जैसे हमने इधर चित्र बनाया पहले से ही, ये देखिए क्या है? एक उत्तल अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक। अवतल दर्पण में देखिए क्या क्या हमारे पास वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से इधर यहाँ तक दूरी है वक्रता त्रिज्या, यहाँ मुख्य फोकस F है, यहाँ से यहाँ तक दूरी फोकस दूरी है F स्मॉल f, ये है ध्रुव P। तो एक दर्पण में कितनी चीजें होती हैं? मतलब कितनी चीजें होती हैं? सबसे पहले होता है वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, फिर दूसरा क्या होता है? वक्रता त्रिज्या, तीसरी क्या होती है? दर्पण का द्वारक। क्या होता है? पहले द्वारक निकालेंगे फिर ध्रुव निकालेंगे, पहले द्वारक फिर ध्रुव, फिर इसके बाद ये रेखा कौन सी होती है? मुख्य अक्ष रेखा। कौन सी? मुख्य अक्ष रेखा। ठीक। इसके बाद क्या है? मुख्य फोकस। पहले मुख्य फोकस दूरी, फिर फोकस दूरी। ठीक। तो दर्पण में कितनी चीजें पाई जाती है? एक और चीज पाई जाती है फोकस तल। वो इतना नहीं जाता, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल इतनी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे। 1 2 3 4 5 और 6 7 चीजें। देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है? दर्पण। देखिए कोई दर्पण है, जैसे कोई सा दर्पण मान ले, इधर कोई दर्पण है, जैसे उत्तल दर्पण मान ले। ये एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अभी तो कोई दर्पण है नहीं, गोलीय दर्पण है। अब इधर हमने इधर इसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर दी। क्या कर दी? कलई। अब धसा हुआ पृष्ठ कैसा रखा? परावर्तक रखा। तो कौन सा दर्पण प्राप्त हुआ है? अवतल दर्पण। अब ये एक गोले से बना है, तो इसका केंद्र होगा कहीं बीच में। हाँ, क्या है? वक्रता केंद्र। तो क्या होगी परिभाषा? दर्पण
ये दर्पण है। अब कोई सा ले सकते, उत्तर भी ले सकते, अवतल भी ले सकते हैं। अगर अवतल लेंगे, उत्तर लेंगे तो इधर वाला लेंगे, ठीक। इधर लेकर एक साथ दोनों पढ़ते सकते हैं। ये कौन सा दर्पण है? दसा हुआ पृष्ठ पर कलई और बाएं उठा हुआ पृष्ठ परावर्तक है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अब देखिए दोनों दर्पण परिभाषा कैसे बताएंगे? वक्रता केंद्र। दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, इस गोले का कटा हुआ भाग है दर्पण। ये वाला दर्पण इसका कटा हुआ भाग है, ये वाला दर्पण इसका कटा हुआ भाग है। तो दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कैसे बताएंगे? दर्पण जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे कहते हैं? सी से। क्योंकि सेंटर होती मेरी केंद्र की, तो सी से प्रदर्शित करते हैं इसको। इसके बाद क्या है? अभी हेडिंग वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या की परिभाषा सेम है एक तरीके से। क्या है? इसकी दो परिभाषाएं बताएंगे। पहले तो बड़ी वाले बताते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके त्रिज्या को, इसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोले की त्रिज्या ऐसी होती है, हाँ, तो गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहेंगे? दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आर से। दूसरी परिभाषा होती है इसकी, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, यहाँ ध्रुव होता है, ठीक, ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूसरी परिभाषा ये होती है, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आया? ठीक। इसके बाद क्या है? इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। आर बराबर एक सूत्र होता है, यह जो होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। कैसी होती है? दोगुनी। आर बराबर सूत्र क्या होता है? 2f। ठीक, ये सूत्र याद रखना, इससे सवाल लगेंगे, याद रखना सूत्र, ठीक। इसके बाद क्या है? द्वारक। द्वारक मतलब क्या होता है? दर्पण का पूरा व्यास कितना है, मतलब क्या होता है? दर्पण कहां से शुरू हुआ, कहां पर खत्म हुआ। तो क्या कहेंगे इसे? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक। इसे M1 और M2 से प्रदर्शित करते हैं। इसे M1 और M2 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इसके बाद क्या है? ध्रुव। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से। यहाँ इसका ध्रुव होगा मध्य बिंदु। इसके बाद क्या है? मुख्य अक्ष रेखा। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, ये देखिए मिला के जा रही है, मिलाती हुई जा रही है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष रेखा। इसमें देखो ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, इसको मिलाते हुए ये रेखा जा रही है, इसके बीच से जो आ रही है, तो इस रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष रेखा कहेंगे, ठीक। इसके बाद क्या आता है? मुख्य फोकस। दर्पण के मुख्य अक्ष के, दर्पण के ना कहे तो क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें, ये समांतर चल रहे हैं इसके, ये और ये वाली। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, यहाँ परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। अब देखो यहाँ से तो गुजरती हैं, यहाँ से क्या हो रहा है? आती हुई प्रतीत हो रही है इधर की ओर, ठीक। तो इसकी एक परिभाषा होती है टोटल दोनों की मिक्स वाली। क्या होती है? कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। कैसी? आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस, ठीक। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। देखो कैपिटल F बना है। इसके बाद क्या आता है? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या आता है? मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इधर देखो, मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल f। यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कैसी होती है? आधी। ये वक्रता त्रिज्या है, ये फोकस दूरी। तो यह बराबर सूत्र क्या होता है? r/2। एक ये सूत्र होता है, ठीक। वक्रता त्रिज्या की
आदि होगी। आज के लिए बस इतना ही।